नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 15 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन ओशन डाइपोल विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में इट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल एंड द वेस्टर्न इंडियन ओशन अरेबियन सी। देखिए दोस्तों, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है एंड ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है। ये दोनों इंडियन ओशन का पार्ट है। ये हम सबको पता है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या हो जाता है, अरेबियन सी वाला जो वेस्टर्न साइड है, इधर नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर ऑफ द ओशन हाई हो जाता है एंड बे ऑफ बंगाल में एट द सेम टाइम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कूल हो जाता है। तो इस टाइम पे ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस भी होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड्स फ्लो होगा, राइट। तो ये जो विंड्स फ्लो होता है, ये हमारे साउथ वेस्ट मानसून पर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। बेसिकली जो टेम्परेचर डिफरेंस है एंड टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो विंड्स फ्लो होता है, इसको इंडियन ओशन डाइपोल बोलता है। अब देखिए, एक है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और एक नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। अब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मतलब वो है दोस्तों, जब अरेबियन सी वाला टेम्परेचर नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर से हाई हो जाता है एंड बे ऑफ बंगाल वाला कूल हो जाता है, तब इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। वाइस वर्सा, जब बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन नॉर्मल टेम्परेचर से हाई एंड अरेबियन सी वाला नॉर्मल टेम्परेचर से कूल हो जाता है, तब इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए क्या क्या लिखा है। पहला क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न इंडियन ओशन। बिल्कुल सही। ए पॉजिटिव आईओडी इज एसोसिएटेड विद वार्मर देन नॉर्मल सी surface temperature in the eastern equatorial Indian Ocean and cooler than normal sea surface temperature in the western tropical Indian Ocean। ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली ये पॉजिटिव आईओडी नहीं है, दिस इज नेगेटिव आईओडी, ठीक है। नेगेटिव आईओडी वाला डेफिनेशन लिखा है, उल्टा है पॉजिटिव आईओडी में। अब देखिए, ए पॉजिटिव आईओडी ईयर सीज मोर देन नॉर्मल रेनफॉल ओवर सेंट्रल इंडिया। देखिए, अगर पॉजिटिव आईओडी होगा, मेरा कहने का मतलब है अरेबियन सी वाला टेम्परेचर हाई एंड बे ऑफ बंगाल वाला लो होने पर जो विंड्स फ्लो होगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, उसकी वजह से हमारे सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा बारिश मिलने का चांस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3। और क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू रईसाना डायलॉग विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, रईसाना डायलॉग के बारे में हर्षित सर ने ऑलरेडी समझा दिया आपको डेली न्यूज वाले वीडियो में। अगर आप देखे नहीं तो देख लीजिए। मेजर पॉइंट्स और एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों। रईसाना डायलॉग आजकल न्यूज में आ रहा है क्योंकि अभी ये चल रहा है, राइट। दिस इज एन एनुअल जियोपॉलिटिकल इवेंट होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अब देखिए, एक तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ, ठीक है। ये दोनों मिलके ये रईसाना डायलॉग कंडक्ट कराते हैं। अब ये रईसाना नाम कहां से आया? देखिए, ये होता है रईसाना हिल्स में। रईसाना हिल्स कहां है? दिल्ली में है, जहां हमारे राष्ट्रपति भवन है, राइट। इट इज डिजाइन्ड टू एक्सप्लोर प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एशियन इंटीग्रेशन एज वेल एज एशियाज इंटीग्रेशन विद लार्जर वर्ल्ड। देखिए, एशियन कंट्रीज का इंटीग्रेशन, इसके लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, ये सब डिस्कस करते हैं। एंड एशियाज इंटीग्रेशन विद लार्जर वर्ल्ड, दूसरे कंट्रीज के साथ एशिया का कैसा, एशियन कंट्रीज का कैसा इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो सब इधर डिस्कस होता है। वैसे दोस्तों, ये बोल सकते हो इट इज ए मल्टी स्टेक होल्डर एंड क्रॉस सेक्टरल डिस्कशन। कई सारी चीजें डिस्कस होता है इसमें, ठीक है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, सब कुछ डिस्कस होता है। Every year, leaders in politics, business, media and civil society converge in New Delhi to discuss the state of the world। अब देखिए, मैंने बोला ये न्यू दिल्ली में होता है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको होस्ट करता है एंड साथ साथ में एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भी है। तो इसके द्वारा कई सारे बिजनेस टाइकून्स, लीडर्स इन पॉलिटिक्स, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सारे के रिप्रेजेंटेटिव्स इस रईसाना हिल डायलॉग में शामिल होता है, ठीक है। तो कई सारी चीजें डिस्कस भी होता है। द डायलॉग इज स्ट्रक्चर्ड एज ए मल्टी स्टेक होल्डर एंड क्रॉस सेक्टरल डिस्कशन। मेरा कहने का मतलब है कई सारे सब्जेक्ट्स के या टॉपिक्स के ऊपर, जो इंटरनेशनल रेलेवेंस वाला सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कस होता है। इट वॉज स्ट्रक्चर्ड ऑन द लाइन्स ऑफ शंग्रीला डायलॉग। देखिए, शंग्रीला डायलॉग करके और एक होता है, वो क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोरम हेल्ड एनुअली। इट इज अटेंडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर्स, मिलिट्री चीफ ऑफ 28 स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया। देखिए, 28 स्टेट्स के द्वारा डिफेंस चीफ एंड डिफेंस मिनिस्टर्स मिलकर
इस तरह एक डायलॉग कंडक्ट कराते हैं, इसको बोलते हैं शांग्रीला डायलॉग। ये शांग्रीला डायलॉग जैसा ये रईसाना डायलॉग भी, राइट। इट वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016, राइट। 2016 में सबसे पहली बार रईसाना डायलॉग हुआ था। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। दिस इज एन एनुअल जियोपॉलिटिकल इवेंट होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, वेरी करेक्ट। इट इज designed to explore prospects and opportunities for Asian integration as well as Asia's integration with the larger world, very very correct. It is attended by defense ministries, military chiefs of 28 states including India। दोस्तों ये गलत है, ये शांग्रीला डायलॉग के बारे में है, ये गलत है। तो our answer is option C 1 and 2। Question number 3, consider the following statements regarding register of indigenous inhabitants of Nagaland which are correct। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, नाम से आपको पता चल गया होगा ये है क्या। द एम इज टू प्रिपेयर ए मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल इंडिजिनियस पीपल एंड चेक द इशुएंस ऑफ फेक इंडिजिनियस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट्स। अब देखिए आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागालैंड में कई ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब ये ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए एक करेक्ट पॉपुलेशन रजिस्टर निकालने के लिए कितने इंडिजिनियस ट्राइब्स उधर रह रहा है या कोई फेक इंडिजिनियस ट्राइबल सर्टिफिकेट लेके अंदर रह रहा है या नहीं, ये सब चेक करने के लिए, करेक्ट स्क्रूटनी करने के लिए इस तरह एक रजिस्टर बना रहा है, राइट। इसे ये पता चलेगा इंडिजिनियस पीपल कौन कौन सा है नागालैंड में जो नागालैंड में रह रहा है। दिस विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एन एक्सटेंसिव सर्वे। अब देखिए ये कैसा पता चलेगा कि इंडिजिनियस पीपल कौन है, नॉन इंडिजिनियस कौन है, जो बाहर से आया हुआ कौन है। इसके लिए एक एक्सटेंसिव सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक एक्सटेंसिव सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा, राइट। नो फ्रेश इंडिजिनियस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर RIN इज कंप्लीटेड। देखिए एक बार ये RIN अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वैसे कंप्लीट होने के बाद कोई फ्रेश इंडिजिनियस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट दिया नहीं जाएगा। मतलब जितना भी इंडिजिनियस ट्राइबल को आइडेंटिफाई किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दे देगा इंडिजिनियस सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब आप इंडिजिनियस पीपल हो, नागालैंड से बिलोंग करते हो। इसके बाद फ्रेश किसी को नहीं देगा एक बार ये फाइनल होने के बाद। अब आप सोचोगे बच्चों को कैसे मिलेगा? हाँ, बच्चों मतलब जो बच्चे पैदा होगा इसके बाद उनको बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ ये सर्टिफिकेट दे देगा आप इंडिजिनियस पॉपुलेशन से बिलोंग करते हो। मेरा कहने का मतलब है कोई और आदमी ये एक बार रजिस्टर बनने के बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मुझे भी दे दो, तब नहीं देंगे, राइट। दिस विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड विद द ऑनलाइन सिस्टम फॉर इनर लाइन परमिट। आप देखिए ये इनर लाइन परमिट वाला एक ऑनलाइन सिस्टम उधर है, उसके साथ इंटीग्रेट करेगा। अभी इनर लाइन परमिट क्या है? ये टेम्पररी डॉक्यूमेंट नॉन इनहैबिटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस फॉर एंट्री इनटू ट्रैवल इन नागालैंड। आप मुझे बताइए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन सा स्टेट्स में इनर लाइन परमिट की जरूरत है? देखिए इनर लाइन परमिट का मतलब वो होता है कोई नॉन इनहैबिटेंट्स इस स्टेट्स के कुछ एरियाज में आने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होता है। वो इसलिए है जो इंडिजिनियस ट्राइब है उनको प्रिजर्व करने के लिए, बाहर से कोई आके इनका पूरा ट्रेडिशंस को, कल्चर को तोड़ फोड़ ना दे, इसलिए इस तरह इनर लाइन परमिट रखता है गवर्नमेंट, राइट। मतलब कोई बाहर से अगर अंदर घुसना है तो ये परमिट की जरूरत है गवर्नमेंट से। RIIN has been called as a variant of the National Register of Citizens। देखिए आप NRC से रिलेट कर सकते हो जो आसाम में कंडक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि NRC क्या था? आसाम के एक्चुअल आसामीज कौन कौन है ये पता करने के लिए। तो ये जो RIIN भी वही है, नागालैंड में कौन कौन इंडिजिनियस है वो पता करने के लिए ये निकाला था, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए क्या क्या लिखा है। इट इज ए मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल इंडिजिनियस पीपल्स एंड चेक द इशुएंस ऑफ फेक इंडिजिनियस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट्स, वेरी करेक्ट, right? No fresh indigenous inhabitant certificate will be issued after the RIN is completed except for children born to state indigenous inhabitants। ये मैंने बता दिया, बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ ये दिया जाएगा। अब देखिए दिस विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड विद ऑनलाइन सिस्टम ऑफ इनर लाइन परमिट, ठीक। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारा सही है, पर ये रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, रिसेंटली न्यूज में भी आया है, ये क्वेश्चन आने का संभावना है। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following international years are currently observed by the United Nations for the year 2021? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। देखिए दोस्तों यूनाइटेड नेशंस हर साल कुछ ना कुछ टॉपिक के लिए या कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के लिए डेडिकेट करते हैं एक साल। जैसे आप यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे ना, आपको ये दिखाई देगा
देखिए 2024 उन्होंने ऑलरेडी डेडिकेट करके रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स के लिए। कैमलिट्स मतलब फैमिली ऑफ कैमल्स ही है, ऊंट। 2023 देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशनरीज एंड एक्वाकल्चर ये 2022 के लिए डेडिकेट किया है। तो इसी तरह हर साल कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डेडिकेट करते हैं और इसके डेवलपमेंट के लिए, एक्सपोजर के लिए यूनाइटेड नेशंस काफी काम भी करते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स भी इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। आप देखिए 2021 में यूनाइटेड नेशंस ने 4 टॉपिक के ऊपर उसको डेडिकेट किया है। एक है इंटरनेशनल ईयर फॉर पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इतने टॉपिक्स के लिए 2021 डेडिकेट किया है यूनाइटेड नेशंस ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मैंडेट करके एक सिलेबस भी है हमारा यूपीएससी में, तो ये क्वेश्चन आने का चांस है, तो ध्यान दीजिएगा। 4 सब्जेक्ट है, चारों ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 2020 किसके लिए था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ था, इंटरनेशनल ईयर फॉर नर्स एंड मिडवाइफ भी था, ठीक है। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए, चारों लिखा है, चारों सही है। आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू करेंसी चेस्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज आया था, एक्सिस बैंक के एक ब्रांच में से सिक्योरिटी गार्ड ने करेंसी चेस्ट के अंदर जितने पैसे थे वो चुराया, करीब 4 करोड़ रुपया था। इसलिए करेंसी चेस्ट अभी न्यूज में है, इसलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दे आर ब्रांचेस ऑफ सेलेक्टेड बैंक्स ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई टू स्टॉक रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। आरबीआई के द्वारा प्रिंट किया हुआ जितने रुपी नोट्स है एंड मिंट किया हुआ कॉइन्स है वो स्टोर करने के लिए आरबीआई क्या करते हैं, कुछ बैंक्स के कुछ सेलेक्टेड बैंक्स ब्रांचेस को सेलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं करेंसी चेस्ट, ठीक है। आरबीआई के जो स्टाफ है बीच बीच में जाके चेक भी करते रहते हैं, पैसे सेफ है या नहीं, कितने पैसे बचा है, कितने पैसे निकालना है, वो सब, राइट। द मनी प्रेजेंट इन द करेंसी चेस्ट बिलोंग्स टू द आरबीआई, ठीक है। जो जितने पैसे करेंसी चेस्ट के अंदर है वो आरबीआई से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, आरबीआई रीइंबर्सेस द सिक्योरिटी एक्सपेंसेस टू द बैंक एज पर द सेट नॉर्म्स। अब देखिए, एक चीज आपको बताना है, जो करेंसी चेस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना दोस्तों, सिक्योरिटी, वो पर्टिकुलर बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब करेंसी चेस्ट में जितना पैसा है वो आरबीआई से बिलोंग करता है, तब बैंक कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? देखिए, बात यह है, बैंक को पूरी सिक्योरिटी देना पड़ता है और वो सिक्योरिटी के लिए जितना पैसा खर्चा होगा वो पैसा आरबीआई उनको रीइंबर्स करके देते हैं। तो बेसिकली आरबीआई को एक जगह चाहिए पैसे स्टोर करने के लिए, राइट। द करेंसी चेस्ट शुड हैव चेस्ट बैलेंस लिमिट ऑफ 1000 करोड़। देखिए, करेंसी चेस्ट का जो बैलेंस लिमिट है वो 1000 करोड़ है, सब्जेक्ट टू ग्राउंड रियलिटीज एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजर्व बैंक। अब देखिए, आप यही जान लीजिए, करेंसी चेस्ट का जो चेस्ट बैलेंस लिमिट है वो लिमिट कितना है, 1000 करोड़ है। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए, करेंसी चेस्ट ऑफ ब्रांचेस ऑफ सेलेक्टेड बैंक्स ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू स्टॉक रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, वेरी करेक्ट। करेंसी चेस्ट बैलेंस लिमिट कितना है, 1000 करोड़ है, बिल्कुल सही। As per the set guidelines, the bank in which the currency chest is situated is not liable to fulfill the loss of currency chest. ये गलत है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई चोरी वोरी हो गया तो इस बैंक को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और पैसे लौटाना पड़ेंगे। अब जो एक्सिस बैंक का केस मैंने बोला, उनको आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो करेंसी चेस्ट का सिक्योरिटी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 हमारा गलत हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन ये 1 एंड 2 ओनली। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स ऑफ द स्प्रिंग सीजन इज नॉट एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिशनल न्यू ईयर इन इंडिया। आंसर इज ऑप्शन 5 महामह। महामह वैसे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये ट्रेडिशनल न्यू ईयर से एसोसिएटेड नहीं है, बाकी चारों एसोसिएटेड है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, उगादी कर्नाटका, नवरेह जम्मू एंड कश्मीर एंड विशु केरला। ये कमेंट सेक्शन में सोनाली पाणिग्रही करके एक स्टूडेंट ने डिटेली बताया है, आप देख लीजिएगा। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, क्रायोजेनिक्स इज ए साइंस डीलिंग विद। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो इधर फिनिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों। अब जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।